तो पता चले, हमने खुद ही नहीं देखा स्मार्ट बोर्ड कहाँ होता है। ज्ञाना मंडल में होता होगा ना कहीं। चलो आ जाओ। आंसी नहीं आई। चलो नाउ लॉ एंड सोशल जस्टिस। कानून और सामाजिक न्याय। कानून तो बने, लेकिन क्या सबको सामाजिक न्याय मिलता है? इज एवरीबडी गेटिंग सोशल जस्टिस? देयर आर लॉज फॉर एवरीबडी, बट एट सर्टेन टाइम्स वी हैव टू स्ट्रगल फॉर 20 ईयर्स। कभी कभी कोई तो केस शुरू में आपकी जवानी में शुरू होगा, बुढ़ापे तक खत्म होगा। ऐसा भी जाता है 40 ईयर्स निकल जाते हैं, होता है कि नहीं? तो इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है कि हम टाइमली जस्टिस पा जाएं। नाउ डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ शर्ट फ्रॉम क्लास 7? वी सॉ देयर आर अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। तो जब हम शर्ट बनती है तो कहाँ से, एक पहले होल सेलर होगा, फिर उसके बाद बीच में मीडिएटर होगा, फिर रिटेलर होगा, तो जा कर के हमको वो शर्ट मिल पाती है। लेकिन जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वे वो सभी एक साथ ही लिंक कर देती हैं, तो क्या उसमें हमको सस्ते दामों पे मिल जाती है? ये सारी चीज़ होती है। मैनी ऑफ द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन वीवर्स ऑफ द इरोड ऑफ द वर्कर्स इन द गारमेंट्स एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। तो कई बार ऐसा होता है, जो वीवर्स होते हैं या जुलाहे होते हैं, आपको मालूम है कि विश्व में सबसे बड़ा कॉटन का एक्सपोर्टर बांग्लादेश है, और वहाँ पर एक शर्ट की जो हजार रुपए की, जैसे ली कूपर की टी शर्ट पहनती है ना, तो वो हजार रुपए की टी शर्ट आती है, और उसका बांग्लादेश में 75 पैसे मिलता है सिलाई। कितना पैसा मिलता है? एक वर्कर को 75 पैसा, और वो वहाँ स्लम एरिया से उठा के लाते हैं। आप देख लेना यूट्यूब में, दे आर ओनली गेटिंग 75 पैसा पर शर्ट। ये जो आप शर्ट पहने आप लोग, इसका सिलाई का कितना पैसा उन लोगों को मिलता है? तो क्या इसको हम कहेंगे कि इन जुलाहों का शोषण हो रहा है? इज इट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वीवर्स? यस, इट इज द एक्सप्लॉइटेशन। आप देख लो, यहाँ इंडिया में भी इंडिगो प्लांटर्स पे कितना हुआ, और पूरा यहाँ तो वीवर्स का पूरा ही एक्सप्लॉइटेशन हो गया, क्योंकि जब से एक्सपोर्ट टी शर्ट आने लगी। आपको लंदन में या मैनचेस्टर जो है, वहाँ सबसे बड़ा इंग्लैंड का वो हब माना जाता है कॉटन इंडस्ट्री का, तो वहाँ से सब यहाँ आती थी शर्ट, हम लोग पहनते थे। और जो यहाँ के वीवर्स थे, क्या उनका चल रहा था? हिस्ट्री में तो पढ़ाई है तुमने, उन सब की सारा बिजनेस ठप नहीं हो गया था। तो यही सब चीज़ थी, क्योंकि वो बाहर से जो आती थी उस पर उन्होंने जो इम्पोर्ट ड्यूटी भी माफ़ कर दी थी। ये बात थी कि नहीं अंग्रेजों ने? तो वही चीज़ यहाँ कही गई है। टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉइटेशन गवर्नमेंट मेक सर्टेन लॉज। तो अगर मान लो सृष्टि, हम चाहें कि हम भारत के वीवर्स को प्रोटेक्शन दें, तो मुझे क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इंपोर्ट ड्यूटी के टर्म्स में बताओ। एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो बाहर से आने वाले माल है उनकी इंपोर्ट ड्यूटीज, जो आती है चीज़ उसको कहते हैं इंपोर्ट, और जो जा रही है उसको क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। तो उसे क्या करना चाहिए? सर, जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज है सर, इन लोग को ज़्यादा अमाउंट में मिलना चाहिए, और जो इंपोर्ट है सर, इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। और नहीं, हम वीवर्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ के वीवर्स कपड़ा बना रहे हैं, और बाहर से भी, लंदन से भी एक कपड़ा आया, तो वो इंपोर्ट हुआ, तो उस पर हम उस पर क्या? सर, जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं सर, यहाँ से जो सामान जाता है उनके लिए उनको हाई अमाउंट मिलना चाहिए। और जो मिलना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट मतलब किस पे टैक्स लगाए? एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाए कि इंपोर्ट पे? सर, एक्सपोर्ट। ये कह रहे हैं कि जैसे 100 रुपए का वीवर ने बनाया, अब वो एक्सपोर्ट हो रहा है, गवर्नमेंट उस पर 100 रुपए और ले ले, तो वो 200 रुपए का लंदन वाले को पड़ेगा, तो उससे जुलाहे को फायदा होगा कि नहीं? क्योंकि वहाँ के लोग फिर खरीदेंगे यहाँ की टी शर्ट अगर उन्हें महंगी मिलेगी।
तो जो यहाँ के वीवर्स हैं वो सामान अगर बाहर भेजना चाहते हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी ना लगाए, जिससे वो सस्ता का सस्ता दूसरे देशों में पहुँच जाए। तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी कि हाँ ये तो बहुत सस्ता है, हमें खरीदें। और उसे इंपोर्ट पे श्योर क्या करना चाहिए? सर टैक्स लगाना क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि सर जब सर इम्पोर्ट का जो टैक्स लगेगा तो सर जो सर मतलब जो टी शर्ट से सर वो ज़्यादा सर मतलब कॉस्ट हो जाएगी, इससे सर वो हम सर मतलब उसे नहीं लेंगे और सर वो इंडियन जो व्यूवर्स सर उनका। तुम पूरी बात समझ गए, सही बात है। मतलब अगर बाहर वाली टी शर्ट लंदन की कॉस्टली मिली या इंग्लैंड की तो हम उसे क्यों लेंगे, और यहाँ वाले की अगर 100 रुपये में तो लेंगे हम 400% लगा दें लंदन वाले पे, तो कोई लेगा? फिर नहीं लेगा। फिर तुम लीक ऊपर पहनोगी क्योंकि अरे 7,000 की टी शर्ट नहीं पहनोगी अभी। तो अगर हम चाहेंगे फिर तुम खादी पहन के निकलोगी कि नहीं? बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसलिए ये नहीं समझ पाई थी सृष्टि। अब समझ गए कि नहीं क्या बोलना चाहता है? तो बताओ, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए जो यहाँ के व्यूअर्स हैं उनके सामान। अगर हम नहीं लगाएं, मतलब जो भेज है उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, तो जिससे कि उनका सामान सस्ता मिले पूरे विश्व को। नहीं, अब देखो इस चीज को कहते हैं कि गवर्नमेंट शुड मेक लॉज टू प्रोटेक्ट वेलफेयर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज, होना चाहिए। देखो, लेट अस टेक ए कॉमन मार्केट सिचुएशन, द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इशू ऑफ वर्कर वेजेस, तो प्राइवेट कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सन ये क्या करते हैं? ये लोग करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो बहुत सारा पैसा ले लेंगे, लेकिन क्या वो वर्कर को वो पैसा देंगे? वो तुमसे कह देंगे कि जैसे तुम्हें मकान बनवाना है, तुमने कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि 2 लाख में बना दो, तो वो 2 लाख में जल्दी मकान बनवा देगा। वो ऐसे वर्कर पकड़ के लाएगा जिसको कम से कम वेजेस दे, जिससे उसका फायदा हो। ऐसा बिजनेस पर्सन भी करते हैं। प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं? तुमको थोड़ा पैसा देंगी, 8,000 10,000 का वेतन, और खूब प्रॉफिट कमाएंगी। दिन 16 घंटे काम लेंगी। समझ में आई बात कि नहीं? तो बायजूस में मेरा साला है, मतलब मैडम का भाई, तो वो बायजूस में काम करता था, मैनेजमेंट, दिल्ली का मैनेजमेंट करता था, नोएडा का। उससे 16 घंटे काम लिया जाता था। समझो, वो सुबह 8 बजे जाता था, रात को 10 बजे छोड़ते थे। उसका बैक पेन हो गया, उसे छोड़ गया, और 36,000 रुपये देते थे। तो इतना करने के बाद, लेकिन वर्किंग आवर इतना हेक्टिक, 8 घंटे काम लेना चाहिए, तो 16 घंटे काम ले रहे हैं। कोई उसका वर्किंग आवर ही नहीं है, दिन भर काम करते रहो बैठे बैठे। तो कोई भी कर सकता है, बैठ सकती है जगह 16 घंटे। तो इस तरीके से जो प्राइवेट कंपनी है, दे आर एक्सप्लॉइटिंग। ये किसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं? वर्कर्स को। समझ में आ गई? दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या बनाना चाहिए? कि लॉ बनाना चाहिए कि इतने मैक्सिमम आवर्स तक तुम काम ले सकते हो, इतनी मिनिमम वेजेस देनी होगी। ये सब बनाना चाहिए कि नहीं? वेजेस इतनी देनी ही पड़ेंगी, इससे ज़्यादा घंटे काम नहीं ले सकते हो, और उनको मेडिकल फैसिलिटी देनी पड़ेगी। ये सब बनाना चाहिए, तब तो ठीक रहेगा। सो एज विद द लॉ ऑफ मिनिमम वेजेस, यहाँ लिखा है कि नहीं? लॉ ऑफ मिनिमम वेजेस, अभी लाइन में लिखा कि मिनिमम वेजेस देनी चाहिए। नहीं मिला। The law of minimum wages, which is made to protect workers. There are also law to protect the interest of producer and consumers in the market. सिर्फ उन्हीं के लिए लॉ नहीं होना चाहिए। To protect the interest of producer, प्रोड्यूसर का भी हित छिपा रहे। ऐसा तुम्हें कोई केस मालूम है जिसमें प्रोड्यूसर जो उत्पादन करता है, जो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है, उसका फायदा, उसके वेलफेयर को गवर्नमेंट देखती? बोलो। एमएसपी के रिगार्डिंग बोलो आप श्रेया, कि कैसे इससे प्रोड्यूसर का वेलफेयर होगा। पहले एमएसपी का फुल फॉर्म बताओ, बोलो ज्योति, एमएसपी क्या है? बताओ। सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो किसको दिया जाता है? सर फार्मर्स को दिया जाता है, उनकी क्रॉप पे। उनकी क्रॉप पे। अगर सरकार ये कह दे कि हम तुमको 20 रुपए प्रति किलो गेहूं तुमसे खरीदेंगे, तो अगर बाहर गेहूं पैदा हो गया और बाहर गेहूं का रेट डाउन हो गया, तो भी सरकार उनसे 20 रुपए का ले लेगी। तो उस किसान को वो अपनी गेहूं को कौड़ियों के भाव तो नहीं बेचना पड़ेगा। नहीं तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, गेहूं 5 रुपए किलो पहुंच जाता है, क्योंकि खुद सबने गेहूं उगा दिया, तो फिर कोई खरीदने वाला ही नहीं है। गन्ने के केस में ऐसा हुआ था, इतना गन्ना यूपी में हो गया, वो एक तरीके से भारत का क्यूबा कहा जाता है। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा है,
लेकिन भारत का क्यूबा यूपी को कहा जाता है। लेकिन वहाँ पर 1 रुपए किलो वहाँ पर गन्ना खरीद रहे थे, तो गन्ना वालों ने क्या किया, उसको अपनी खेत को हाथियों से कुचलवा दिया। बोला वहाँ ट्रैक्टर में भर के जाएंगे, ट्रैक्टर ही 500 ले लेगा, तो उसका कोई फ़ायदा है। लेकिन जब से सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकाल दिया है कि तुम्हारा गन्ना 25 रुपए किलो तो बिकेगा ही बिकेगा, तब से खूब खेती हो रही, किसान भी खुश हैं। तो क्या प्रोड्यूसर्स के भी हेल्प को देखा जा सकता है? और क्या तुमने कभी ऐसा सुना है कि जो कंज्यूमर फोरम होता है, उपभोक्ता के लिए भी फोरम है, तुम उसमें कंप्लेंट कर सकते हो अगर तुम्हारे साथ चीटिंग हुई है, तुमने कोई किसी से शर्ट मंगवाई और उसने तुमको अमेजन में साबुन का पैकेट भेज दिया, तो क्या कंज्यूमर सपोर्ट फोरम होता है? उपभोक्ता के सुरक्षा के कानून होते हैं कि नहीं होते हैं? तो तुम उसमें कंप्लेंट करो और तुम्हारा पैसा भी मिलेगा, एक्स्ट्रा तुम्हें मिलेगा। ऐसा भी होता है कि नहीं होता? ऐसे कोई तुमको चीट नहीं कर सकता ना कि स्टील बोल करके लोहे का सामान दे दे, तो क्या तुम कहीं नहीं जाओगे? तो इसके लिए कंज्यूमर फोरम होता है। कंज्यूमर के लिए भी है, प्रोड्यूसर के लिए भी है, और वर्कर जैसा कि मैंने बताया वीवर्स के लिए भी है। तो इनके लिए सबके इनके वेलफेयर के प्रोटेक्शन के लिए कानून बने हुए, ठीक है। किस चीज़ के लिए दिल्ली में किसान आंदोलन वो कर रहे हैं कि हमें सभी पे सपोर्ट प्राइस चाहिए, और वो कहते हैं कि हम देश को अनाज देते हैं तो हमको पेंशन भी चाहिए। ऐसे तो सब सारी दुनिया अपना अपना काम कर रही, तुम भी अपना काम कर रहे हो। ऐसे सरकार सबको पेंशन, पहले ही हमारे ऊपर 17 लाख करोड़ रुपए का पेंशन है, और 70% पूरे भारत में तो किसान ही है। तो क्या पूरे भारत को ये सरकार पैसा कहाँ से लाएगी पेंशन देने के लिए? अगर 7 देशों को बेच दिया जाए तब उनकी मांगे पूरी हो सकती है। केवल भारत ही नहीं बिकेगा, और अड़ोस पड़ोस के 7 देश बेच दो तब उनकी मांगे। ऐसी तो उन्होंने मांगे रख रखी हैं। तो क्या संभव है किसी सरकार के लिए 70% किसानों को दे पाना? सिर्फ ऐसे ही क्योंकि वो खेती कर रहे हैं उनको पेंशन दे दी जाए? ये कोई मतलब की बात है? वो कह रहे हैं उनको पेंशन दो, हम पेट भर नहीं सकता। तो इस तरीके से तुम्हारे कपड़े पहनने के लिए तो वीवर बना रहा, फिर उसको भी पेंशन दी जाए। तो तुम किसी के लिए कर रहे हो तो तुम्हारे लिए कोई नहीं कर रहा है। तुम्हारा घर आके मेंशन बना रहा है राजमिस्त्री, तो उसको भी पेंशन दो। तुम दूसरों की चीज यूज कर रहे हो, तुम्हारी चीज दूसरे यूज कर रहे हैं। तुम्हारे देश की सुरक्षा कोई कर रहा है। सब व्यक्ति एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यही तो इकोसिस्टम है समाज का ताना बाना। सिर्फ ये थोड़ी है कि अगर ये कहें कि भाई मेरे पापा कमाते हैं 100 रुपए, हम चाहे तो कॉपी पे लिखें या बड़ा बड़ा लिखें या ऐसे ऊंचा पांची करें, ऐसे फाइल फेंक दें, तो ऐसा नहीं है। तुम्हारे पापा जो पैसा लाते हैं और भी कई चीजें हैं, वो कई पर किसान तुम्हें दे रहा है, तो सबका कर्ज रह जाता। पैसा सब कुछ नहीं होता। सो वी आर इंटरकनेक्टेड। हमें कुछ देना है समाज को, हम समाज से दे रहे हैं। बात समझ आए कि नहीं? ये चीज। अब अगला पेज देखो, इसमें क्या दिया है, लॉ के टेबल दिए हैं। बताओ, मिनिमम वेजेस एक्ट स्पेसिफाइज द वेजेस। तो ज्योति, मिनिमम वेजेस एक्ट किसके वेलफेयर के लिए होगा? वीवर्स के लिए हो सकता है, या कोई भी वर्कर के लिए हो सकता है, या लेबर के लिए। मिनिमम वेजेस एक्ट जैसे यहाँ पर रत्नाडा में खड़े रहते हैं ना, सुबह लेबर 8 बजे, कोई ले जाते हैं पूरे दिन के दिहाड़ी के लिए कि 8 घंटे काम लो, 700 रुपये दो, तो उनका वेजेस है। और नहीं तो ये है कि कोई कहे हम 500 में ले चलेंगे तो वो चले जाएंगे। उनका कानून है कि नहीं 700 तो देना ही पड़ेगा। तो वो ये किसने बनाया कानून? गवर्नमेंट ने बनाया। अब देखो अगली बात है लॉ स्पेसिफाइंग दैट। अगला पॉइंट देखो, तो इसमें ये क्या लिखा है पहले पॉइंट में कि ये क्यों बनाया गया? मैनी वर्कर्स डिनाइड फेयर वेजेस, क्योंकि लोगों को वेजेस नहीं मिल रहे थे, तभी तो मिनिमम वेजेस एक्ट बना। दूसरा पॉइंट क्या है? लॉ सपोर्टिंग देम देयर इज एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स इन वर्क प्लेस, जैसे अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, प्रॉपर फंक्शनिंग मशीनरी। अगर तुम वर्कर से माचिस की फैक्ट्री में काम ले रहे हो और वहाँ तुमने एक ही छोटा सा गेट बना रखा है, वो भी गली में जाके है, तो वहाँ आग लग जाएगी तो वर्कर भागेंगे कैसे? तुमने क्या उनके लिए ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम बना रखा है? तो यहाँ पर भी हमारे लिए भी वो पूछने आता है कि आपकी कोचिंग में इतने बच्चे पढ़ते हैं, आग लगी तो भागेंगे कैसे? तो वो हमने बताया कि ये फायर एक्सटिंग्विशर है, ये दरवाज़ा खोला जा सकता है, इसको तोड़ के बच्चे कूद जाएंगे, ये पीछे लोहे की रॉड रखी है। तो कहला ठीक है, तब तुम्हारे बच्चों की सुरक्षा। कुछ बच्चों को खिड़की से कुदा देंगे। तो जब ये बताया सब बोले हाँ ठीक है तुम कुदा सकते हो। हमने कहा कि वो बच जाएंगे, उनके हाथ पैर ही टूटेंगे लेकिन उनकी जान बच सकती है।
तो जब और यहाँ पर एक चार्ट भी लगा है कि इमरजेंसी में कौन कौन से फ़ोन नंबर है जब पानी पीते हो, तो इस तरीके से उनको सब सिस्टम चाहिए। एग्जिट का क्या प्लान है, तो प्लान भी हमें वहाँ लगाना पड़ा है कि कुछ बच्चे यहाँ से जाएंगे, पीछे की 2 लोगों को वहाँ से भगाएंगे, आगे जो खड़ी है उसको यहाँ से कुदा देंगे, वो शीशा फोड़ के निकल जाए, ऐसा हमने कहा है। तो बोले सब कुछ ठीक है तुम्हारे यहाँ, इनको आग लगेगी तो पानी छिड़का जाएगा, प्रॉपर सिस्टम। बोले वाह, यू हैव ए ग्रेट सिस्टम। तो अगली चीज क्या है, अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट। तो ये किसके लिए है, इसके लिए आप क्या लिखोगे कि फॉर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि तुम लोगों ने देखा है उपकार सिनेमा हॉल में लोग पिक्चर देखने गए थे, एग्जिट इतना दूर था कि सब मर गए चल के वहाँ, 800 लोग दिल्ली में। उपकार सिनेमा हॉल का केस हुआ था कि नहीं, तब से बड़ा पर्टिकुलर होने लगे कि चीज़ों में ऐसे आग लग जाए, कुछ हो जाए तो होना चाहिए। जबकि किसी की गलती नहीं थी, एक आदमी बस उसने सिगरेट सुलगा के वहाँ नीचे डाल दी, बताओ। अब जरा देखिए, लॉ रिक्वायरिंग दैट, थर्ड पॉइंट, क्वालिटी ऑफ गुड्स मीट सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, ये बोलो किसकी सेफ्टी है, ये इसमें किसका हित छिपा हुआ है। अगर ISI मार्क देखा है किसी में? ISI मार्क क्या होता है कि अगर कोई चीज बन रही है तो इस तरीके से ये ऐसा बना होता है कि नहीं, ISI, और यहाँ पर ऐसे ISI होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन का एक मार्क होता है, इससे पता चलता है कि जो चीज़ तुम खरीद रहे हो, ये नहीं कि प्लग लगाया उसी में फूक गया, तो तुम तो पैसा लगा के लाए, कंपनी ने कहा तुम तो यूज़ कर लिए हो, पैकेट खोल लिए, मेरी जिम्मेदारी नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए। तुमने गेहूं के पैकेट की बोरी खोली, उसमें कीड़े ही कीड़े निकल रहे हैं, तो क्या ऐसा उसे माल सप्लाई करना चाहिए? तो किसका हित है? अगर ऐसे केस में तुम जो कंज्यूमर सपोर्ट फोरम है वहाँ जा सकते हो। तो ये कंज्यूमर के लिए, थर्ड पॉइंट किसके लिए है? फॉर द कंज्यूमर के लिए। अब लॉ रिक्वायरिंग दैट प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स आर नॉट हाई, शुगर, केरोसिन, फूड ग्रेन्स, अगर इनके प्राइस हाई हो जाएंगे तो क्या होगा, लोग खाना नहीं बना पाएंगे, बेसिक चीज़ें नहीं, तो इन सब के प्राइसेस, ऐसे लॉ भी बने कि इनको ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। देखो, लॉ रिक्वायरिंग दैट फैक्ट्री डू नॉट पॉल्यूट एयर और वाटर, फैक्ट्री से निकलने वाला पानी अगर ट्यूबवेल या ड्रेनेज करके ज़मीन में ही डाल दिया जाए तो ये ठीक रहेगा ज्योति की गलत हो जाएगा? क्यों गलत हो जाएगा? वो गंदा हो जाएगा। बहुत सारे लोग ट्यूबवेल से निकाल के पानी पीते हैं, तो वहाँ नल से जल की सुविधा नहीं है, तो ये इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि पब्लिक के लिए, फिर वेलफेयर के लिए ठीक नहीं होगा। या फिर दैट इज डू नॉट पॉल्यूट, एयर को पॉल्यूट करने लगे, उससे इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन होने लगे, स्मोक होने लगे कि पूरे शहर में धुआं हो जाए, तो क्या ठीक रहेगा? तुमको ये मालूम है कि कोई भी एक अच्छा शहर होता है, तो जोधपुर अर्बन एरिया, ऐसे ही दिव्यांशी दूसरा एरिया कौन सा है बोलो जोधपुर में? हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, जोधपुर इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ सारी फैक्ट्री हैं और वहाँ धुआं निकल रहा है। तो एक हमेशा अच्छे शहर में एक इंडस्ट्रियल एरिया, कोई चंडीगढ़ गया है? चंडीगढ़ में एक इंडस्ट्रियल एरिया अलग है और चंडीगढ़ मेन सिटी अलग है। जो मेन सिटी, वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकता। दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया नोएडा है, गुड़गांव है, वहाँ इंडस्ट्री लगा सकते हो, मेन दिल्ली में लगा सकते हो। तो ये नहीं कि बहुत सारे लोग रह रहे हैं यहीं हम धुआं करने लगे अपना फैक्ट्री चला के, तो क्या एयर पोल्यूशन नहीं हो जाएगा? और शोर भी अलग से होगा। इंडस्ट्रियल एरिया में तो सब मजदूर रहते हैं और यहाँ तो ढक ढक पूरा दिन फैक्ट्री चल रही है, मशीनें चल रही, कोई सो पाएगा? बच्चे पढ़ पाएंगे? तो इस तरीके से ये लॉ है रिगार्डिंग कि फैक्ट्री को किस तरीके के नॉर्म्स फॉलो करने हैं, उन्हें कहाँ होना है। रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री नहीं लगाई जा सकती। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, अगर मान लीजिए एक 13 साल का बच्चा माचिस की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो आप इसे ठीक मानसी कि नहीं? क्यों? 18+ एज हो, क्योंकि वो उसके पढ़ने की एज है और तुम उससे माचिस बनवा रहे हो, बीड़ी बनवा रहे हो, पटाखा बनवा रहे हो, क्रैकर्स, तो क्या वो पढ़ पाएगा? जो अभी बच्चा जिसे देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, स्किल डेवलप करना है, उसे तो मजदूरी करा लो, तो वो तो सही बात है कि नहीं? नहीं ठीक है। तो इसलिए चाइल्ड लेबर गलत चीज है। लॉ टू फॉर्म वर्कर्स यूनियंस एसोसिएशन, वर्कर्स की यूनियन होनी चाहिए क्या? एसोसिएशन होना चाहिए।
जिससे कि अगर उनके खिलाफ कुछ हो, कोई गलत करे तो उनकी एसोसिएशन के खड़ी हो जाए। बहुत जगह ऐसे आंदोलन हुए कई देशों में कि एक वर्कर मारा गया है तो लोगों ने सरकार ही पलट दी है, सारे वर्कर सड़क पे आ गए। ऐसा आप 9th में पढ़ेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक वर्कर को गोली लगी थी, सारा फ्रांस आ गया था। तो एसोसिएशन होना ठीक है कि नहीं? ना। अब यहाँ पर देखिए अगले पेज में लिखा है बट मैरिली लॉ मेकिंग इज नॉट गुड। अगर कोई लॉ बना लेता है तो क्या वो पर्याप्त है? नहीं। उसके लिए गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट इट इज प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। इफ समबडी इज सफरर देन गवर्नमेंट शुड गिव जस्टिस इन टाइम। ये नहीं कि 20 साल तक वो लड़ ही रहा है, उसका परिवार क्या कहेगा? मजदूर मर गया, अब बीवी बच्चे को खाना नहीं मिला, 20 साल तक वो लड़ते रहे। तो जस्टिस कैसा होना चाहिए? मिलने से ज्यादा जरूरी है कि इन टाइम मिले, ठीक है? थ्रू मेकिंग एनफोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग दीज लॉ द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज सो एज टू इंश्योर सोशल जस्टिस। उसे गवर्नमेंट को एक्टिविटी के बारे में भी देखना चाहिए कि जो कंपनी चल रही है, तो एक तुम्हें बाटा की इंडस्ट्री के बारे में पता है? बाटा जूतों की। तो वहाँ पर एक वर्कर काम कर रहा था और उसने वहाँ ब्रेड का टुकड़ा एक चुरा के खा लिया, उसी में रखा हुआ था। तो उस कंपनी ने उसको नौकरी से निकाल दिया, 1.5 लाख का जुर्माना लिया और उसका ज़मीन ले ली। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने कहा कि उसने ये एक तरीके का बेसिक इंस्टिंक्ट है, उसको भूख लगी उसने खा लिया। इस अपराध की तुम इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते हो कि उसके बीवी बच्चे और सब सड़क पर आ जाएं। तुमने बड़ी सजा दी, तो जैसा अपराध होगा तुम उसे 1 हफ्ते के लिए नौकरी से निकाल सकते थे, 1 हफ्ते की पेमेंट काट लेते। तुम पूरी नौकरी से ही निकाल रहे हो, तो उस चीज़ के लिए उस कंपनी को 80 लाख रुपए वापस करने पड़े। तो जैसी सजा होगी, बात समझ आएगी नहीं? जैसी आपने अपराध किया वैसी सजा होनी चाहिए। अब देखो नाउ अगला पेज देखिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 24 साल पहले हुई थी। वहाँ एक इंडस्ट्री खोल ली किसी ने, और कहाँ खोली बोलो? क्या शहर के बीचों बीच? और वहाँ पर एक जहरीली गैस थी, दैट इज यूनियन कार्बाइड गैस। तो वहाँ गैस लीक कर गई, और ये अमेरिकन कंपनी थी। तो अमेरिकन कंपनी थी, उस कंपनी में गैस लीक कर गई। सुबह 4 बजे की बात है, सब लोग सोए हुए थे। तो सारे शहर में गैस फैल गई है, जो जिसने सांस ली वो सब मर गए। और चूंकि अमेरिका की कंपनी थी, तो राजीव गांधी की सरकार ने उसको प्राइवेट प्लेन में बैठा के बोल दिया उसके मालिक को, तुम जाओ बाहर जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस चलेगा। तो इतना गलत किया, जबकि वो अपराधी था। और उसको क्या किया? अमेरिकन में वहाँ बोल दिया जॉर्ज बुश से कि प्रेसिडेंट आई हैव सेव्ड योर पर्सन। ऐसे हम लोग इतने बड़े चापलूस थे उस समय की सरकार। तो आप देखिए, तो इसमें क्या, ये कंज्यूमर एक जो भी है वहाँ पीपल शाउटिंग करने लगे। 12:30 है, वो भी 4 बजे नहीं, 12:30 बजे रात की बात है। और लेकिन 8000 पीपल मारे गए जहरीली गैस, 1-2 हज़ार में। कई लोग अभी भी उससे त्रस्त हैं। और ये देखो यहाँ एक मास फंडल हो रहा है, एक साथ चलाए जा रहे हैं लोग। तो मोस्ट ऑफ देम एक्सपोज्ड टू द पॉइजन, और वे अभी तक 50,000 लोगों को जहरीली गैस का शिकार हो गए। 8,000 तो तुरंत मर ही गए। अब ये देखिए, द डिजास्टर वॉज नॉट एक्सीडेंट। तो ये किसकी वजह से हुआ? क्या ये कंपनी की लापरवाही की वजह से हुआ? तो वहाँ पर अमेरिकन फैक्ट्री थी और जो पेस्टिसाइड्स बनाती थी। पेस्टिसाइड्स का मतलब समझते हो शौर्य? क्या होता है? जो खेतों में छिड़कने के लिए, तो उसके लिए बनाया जाता था। डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग एविडेंस पॉइंटेड टू यूनियन कार्बाइड एज रिस्पॉन्सिबल। तो इसके लिए इट फाइल्ड 3 बिलियन कंपनसेशन बट एक्सेप्टेड ओनली 470 मिलियन। सर्वाइवर्स अपील, सर्वाइवर अभी भी कह रहे हैं कि हमको इसके लिए कंपनसेशन उचित मिलना चाहिए। तो जहाँ 3 बिलियन 3 अरब की मांग की गई थी, वहाँ 47 करोड़ रुपए ही लोगों को मिले हैं। और बहुत सारे मवेशी मर गए। मवेशियों की तो संख्या ही नहीं बताई गई, पशु, दैट इज कैटल्स। तो यूसी स्टॉप्ड इट्स ऑपरेशन बट लेफ्ट बिहाइंड टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल।
तो यूनियन कार्बाइड वाली कंपनी ने अपना प्रोडक्शन तो बंद कर दिया, लेकिन वहाँ बहुत सारे जहरीले केमिकल बाद में भी पड़े रहे। तो इससे क्या पता चलता है कि स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस। 24 साल हो गया, लोग अभी भी जस्टिस के लिए। लास्ट लाइन पढ़ो। तो ये ऐसा न्याय मिलना भी बड़ा कोई न्याय है कि 24 साल हो गया और वो लोग लड़ाई कर रहे हैं न्याय के लिए। नाउ न्यू लॉ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। देयर वर वेरी फ्यू लॉज प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इन इंडिया एंड हार्डली। कभी कभी हम जाते हैं पहाड़ों पर, तुम जानते हो पहाड़ों पर कोई कुछ माइनिंग खोद देता है, खोद खाद के चला होता है, उसका बाद में सृष्टि क्या प्रभाव पड़ता है? कोई माइनिंग खोद दी तो उससे क्या होगा? बोलो, हिमाचल प्रदेश में आगे किसी ने कोयला निकाल लिया है कुछ जगह तो क्या होगा? लैंडस्लाइड हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ बहुत सेंसिटिव और कच्ची मिट्टी है। और हिमालयंस तो नए पहाड़ हैं। हिमालयंस माउंटेन्स आर द न्यूएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। वो गोंडवाना डैम चिपक गई तो उससे जो फोल्डिंग हुई है ना टेक्टोनिक प्लेट में, उससे बने हैं, वो सब कच्चे पहाड़ हैं, उसमें ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो जितने भी कैलेमिटीज़ हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं? हम वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते। आप टनल बना दो, अभी तुमने देखा था थोड़े दिन पहले टनल का हादसा हुआ था, कितने मजदूर फंसे रह गए। ज़्यादा कुछ करोगे तो कच्चे कच्चे पहाड़ हैं, मजदूरी फंस गए उसी के अंदर, दब गई वो टनल। तो इससे क्या हुआ? देयर वर हार्डली एनी एनफोर्समेंट। 84 से कई लॉ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज द वर्कर्स वर्क? वर्कर्स वर्क के बारे में देखें। एक्सीडेंट्स आर कॉमन टू कंस्ट्रक्शन साइट, वेरी ऑफन सेफ्टी इक्विपमेंट्स। कई बार ऐसा हुआ था, होता है कि जो कुछ लोग कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं, कभी ऊपर से लिंटर गिर गया, प्लेंथ बीम गिर गई, कुछ भी गिर गया तो मर जाते हैं लोग। लेकिन उनके लिए क्या, जो बनवाने वाला मालिक वो देगा पैसा, उसके पास पैसा है क्या इतना देने के लिए? लेकिन जिम्मेदारी होती जो कर रहा है या कॉन्ट्रैक्टर की, तो उनको मिलकर वहन करना चाहिए। सो हार्डली देयर आर सम वेलफेयर फॉर सच वर्कर्स। तो इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। वेजेस आर दैट द कंपनी पे टू वर्कर्स से इन यूएस आर फार हायर देन व्हाट दे हैव टू पुअर कंट्रीज। जो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये पूजा शर्मा जो यहाँ की वहाँ पर थी राजदूत एम्बेसडर, तो उन्होंने नैनी हायर की थी, अमेरिका में गई थी। अमेरिका में वो एम्बेसडर 8-8 घंटे अपने वहाँ रहती थी, तो उनके छोटे बच्चे को कौन देखे? तो वो नैनी होती ना, बच्चों को देखती है। 1 साल 2 साल के बच्चे को वहाँ नैनी बोलते हैं, जैसे यहाँ दाई माँ बोलते हैं, तो वहाँ क्या बोलते हैं? तो उनको, उसको पूजा शर्मा को बोला कि ये जो नैनी तुम्हारे यहाँ काम कर रही है, इसको हर घंटे का $800 दो। $800 को 80 से मल्टीप्लाई करो, 8000, यानी आप समझिए 64,000 रुपये हर घंटे का दो। वो बेचारी तो पूजा शर्मा वहाँ कमाई 4 लाख रुपए रही थी, और वो 4 लाख रुपए और 64,000 हर घंटे का दो, वो तो बिक ही जाती। 64,000 रुपये घंटे का दिया जाता है क्या? और नैनी ने बोल दिया कि हमें इतना पैसा चाहिए, हम इनका काम कर लें। तो बाद में उन लोगों ने कहा नहीं दे सकते हो तो हम तुमको डिफॉल्टर घोषित करते हैं और तुमको 20 साल की सजा दी होगी। वो 2 साल से काम कर रही थी नैनी। तो मोदी सरकार ने आँख दिखाई, बोले तुम ऐसे कर रहे हो, ये अन्याय है। पहले तो पूजा शर्मा को उन्होंने बुला लिया, अब बोले अगर तुम पूजा शर्मा को नहीं बुलाया, ऐसे बुला नहीं सकते क्योंकि वो वहाँ कोर्ट में थी, तो उसको ऐसे नहीं बुला सकते। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे यहाँ के राजदूत, हर एक देश का दूसरे देश में एम्बेसडर होता है, एक एम्बेसडर, बोले हम सारी सेना हटा ले रहे हैं तुम्हारे वहाँ दिल्ली में। यूएसए, अमेरिका के दूतावास के सामने से सेना हट रही है, अब तुम्हारे दूतावास पर कोई हमला करे हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो वहाँ अमेरिका में जॉर्ज बुश ने बोला अरे ये क्या कर रहे हो, सबका प्रोटेक्शन किसकी जिम्मेदारी? सरकार की। बोले हम नहीं जानते, तुम हमारे दूतावास को तंग कर रहे हो, हमने हटा लिए सेना। तो उन्होंने कहा आप सेना लगाइए, ऐसा मत करिए, हम आपकी पूजा शर्मा को भेज रहे हैं और सारे केस भी वापस ले रहे हैं। तब केस वापस ले, समझ आई बात की नहीं? तो धमकाना भी जरूरी होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छी लगी कि पिछली वाली अच्छी लगी जिसमें यूनियन कार्बाइड वाले को भेज दिया? तो देश की अपनी ग्रेविटी भी होनी चाहिए, दब के रहना थोड़ी ना चाहिए, नहीं? तो ये चीज़ है। अब देखिए नाउ, अब इसके बाद ये क्या कहा गया है? यूएस इज पेइंग फार मोर। वो अपने वर्कर को बहुत ज़्यादा पैसा पे करता है भारत की अपेक्षा। वहाँ झाड़ू लगाने वाला भी एक बहुत अच्छी कार से आके झाड़ू लगाता है।
यहाँ की तरह नहीं है वो, ठीक है। नाउ फॉर लोअर पे, और जो तुम्हारे यहाँ नैनी काम करने आएगी वो सबसे पहले स्टैम्प पेपर लेके आएगी, उसमें तुम्हें साइन करना होगा कि ऐसे ऐसे है, ये कंडीशन है, हम तुम्हारे यहाँ आएंगे तो पहले से ही तुमको पिज़्ज़ा और बर्गर इस कंपनी का मंगा के मेरे लिए रखना होगा, और ऐसा होने पे ये फैसिलिटी देनी होगी। जब सब टर्म्स एंड कंडीशन हो जाएंगे, उसके अपने लॉयर्स होंगे, तब तुम्हारे यहाँ वो पोछा होगा। ये होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम वो करते हैं। सो इसलिए रीड द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन यूसी सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड यूएस। अब यूसी और भोपाल का कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। यूनियन कार्बाइड, यहाँ यूसी का मतलब है यूनियन कार्बाइड, जो जहरीली गैस, यहाँ पर मीथेन समझो, CH4 गैस, मीथेन गैस होती है, तो वो यहाँ लीक कर गई, तो उसका, और यूएस में क्या हुआ उनका कंपैरिजन जरा देखो। एट वेस्ट वर्जीनिया computerized warning and monitoring system was in place, whereas in UC plant Bhopal relieved the manual gauges and human sensors to detect gas leak। यूएस में वर्जीनिया में उनके पास मॉनिटरिंग सिस्टम है कंप्यूटराइज, और यहाँ सूंघ के पता लगा है हाँ गैस तो निकल रही है, तो ये सिस्टम है, तो यहाँ ह्यूमन सेंसिंग सिस्टम है। तो समझ में आई बात कि नहीं? तो इतना फर्क है। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? और 12:30 बजे कौन गैस डिटेक्ट करेगा? वो भी सो ही गया होगा जिसको डिटेक्ट करने के लिए रखा गया। अब जरा देखिए नेक्स्ट, वर्जीनिया में क्या है? वाई आर सच शार्प डिफरेंसेस इन सेफ्टी स्टैंडर्ड? और अगर ऐसे स्टैंडर्ड में लैप्सेस रहेंगे तो डिजास्टर हैपनिंग हो गए। इन्फोर्समेंट ऑन सेफ्टी लॉज, जो लॉ मेकर हैं, आपको मालूम है न्यायपालिका एक कार्यपालिका है और एक है विधायिका, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। तो एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट कराना, जो न्याय बनाया गया देखो क्या वो पूरी तरीके से पालन हो रहा है। जा के देखो सिनेमा हॉल में, हाँ तुम्हारी सुरक्षा के क्या नियम है, तो वो बोल देगा कि आधे को जमीन में सुरंग बना दी, इसी में दफन कर देंगे, आधे को उधर भेज देगा, आधे को सही काम, ठीक है। तो सब जगह जाके पता तो करें कि वास्तव में क्या क्या हो रहा है। अब देखिए नाउ इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ, तो इसके लिए यहाँ पर भोपाल ऑब्जेक्टेड दैट द इंस्टॉलेशन ऑफ MIC प्रोडक्शन इन 1978 वाज ए सेफ्टी वायलेशन। तो वहाँ पर ये जो प्रोडक्शन हो रहा था, यानी ऑब्जेक्टेड MIC प्रोडक्शन, वही पेस्टिसाइड का प्रोडक्शन, तो उन्होंने कहा कि हजारिया से, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और इस वजह से क्या हुआ, ये लैप्सेस हो गए और 8000 लोग मारे गए। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, तो हम अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको मालूम है सुधा डेयरी महाराष्ट्र में एक मेट्रो ट्रेन चल रही है, तो वो बम्बई के बहुत सारे जंगलों को काटती चल रही है, तो वो बहुत सारी 10 साल से वो पेंडिंग में है। तो वहाँ की सरकार ने, पहले उद्धव सरकार थी, उसके पहले शिंदे सरकार थी, अलग अलग सरकारें आई हैं, ठीक है। तो सबने बोला नहीं हम ऐसे जंगलों को नहीं कटने देंगे। वहाँ पर एक जो भी सुधा डेयरी थी, डेयरी प्रोडक्ट बना रहे थे, तो उन्होंने नहीं कटने दिया। तो क्यों? क्योंकि जो पर्यावरण मंत्री थे, इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं कि नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट भी कई जगह रोक दिए गए, क्योंकि उन्होंने कहा पेड़ नहीं कटने चाहिए, तुम अपनी मेट्रो घुमा लो। अब पेड़ नहीं कटेगा तो कैसे होगी मेट्रो? घूम थोड़ी सकती है बार बार, कि घूम के चलेगी, तो रोक दिया गया, तो बहुत सारा नुकसान हुआ। देखो नॉट ओनली ए यूसी ए बेनिफिशियरी ऑफ लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर ये जो बात बताई गई है कि यूसी जो यूनियन कार्बाइड वाला था, अगर आप माल प्रैक्टिस करो, यहाँ जैसे मैं कह दूँ कि नहीं दरवाज़ा भी बंद करो, वहाँ भी 2 बच्चे बैठा दो, भला कौन सी आग लगने वाली है, तो बोलो उससे हमारा तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन क्या बच्चों के सेफ्टी स्टैंडर्ड का कुछ होगा? कहेंगे हल्का बच्चा है तो आयुषी कंधे पे बैठा दो, ऐसे बोल सकते। तो हम तो अपना पैसा बना रहे हैं, लेकिन क्या इससे आयुषी के कंधों में पेन नहीं होगा? तो ऐसे माल प्रैक्टिसेस होंगी, लेकिन वो चल नहीं सकेगी, ज़्यादा देर चल सकेंगे। कहेंगे एक के ऊपर एक बैठ के सिनेमा देख लो, सिनेमा ही तो देखना, सर पे बैठ जाओ। तो इस तरीके से अब जरा यहाँ पर देखिए, हाउ मैनी पीपल मस्ट डाई
तो पंप्स आर कंटामिनेटेड। तुमको मालूम है जैसे भी ज्योति ने बताया कि पानी को, जो गंदा पानी अगर इंडस्ट्री जमीन के अंदर डाल देगी तो वाटर कंटामिनेटेड हो जाएगा, और उस पानी को पीने से क्या हमें स्किन डिसीज या दूसरी बीमारी नहीं हो जाएगी। अगला देखो फिगर क्या बता रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? सतत पोषणीय विकास, कि ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे कि फ्यूचर वालों के लिए भी रिसोर्स बाकी रह जाए। तुम सारे जमीन का कोयला निकाल लो और सारा पेट्रोल खर्च कर डालो, तो क्या तुम्हारे आगे आने वाली जनरेशन तुमसे पूछेगी नहीं, लक्षिता मम्मी पेट्रोल कैसा होता है? तो तुम बता देना ये जो हल्का पीले रंग का तेल है ऐसा होता है। क्या तुम ऐसा चाहोगी? या कि तुम्हारे आगे वाली जनरेशन पूछे लक्षिता दादी पेड़ कैसे होते हैं, तो तुम क्या जवाब दोगी? क्या दे पाओगी? नहीं दे पाओगी। तो तुम उनको हरा रंग दिखा देना, पेड़ ऐसे होते हैं, अपनी हरी कुर्ती दिखा देना। विल इट सूट? नहीं ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम रिसोर्सेज का ऐसा दोहन करें। वी शुड यूज रिसोर्सेज इन सच ए मैनर दैट इट शुड लास्ट फॉर द नेक्स्ट फोर्थ कमिंग जनरेशन। तो इस चीज़ के बारे में गांधी जी भी बताते थे कि हमें ज़्यादा तेजी नहीं दिखानी चाहिए अमेरिका की तरह। अमेरिका ने, जैसे मैंने अभी सुबह भी नहीं बताया था कि एक ही साल में 4-4 गन्ने की फसलें उगानी थी, फिर वहाँ पर रेत के गुबार। तो इस चीज़ को नहीं कहते। आप रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करो सो दैट इट लास्ट फॉर फोर्थ कमिंग जनरेशन। अब आगे देखो, इन्वायरमेंट एज ए पब्लिक फैसिलिटी। अगर एमिशन, तुम्हारे आगे आने वाली गाड़ियों से धुआं खूब निकलता रहे, दिल्ली में तो इतना एसी ट्रेनें बसें चलती हैं कि तुम अगर ऑटो में बैठे हो लगेगा कि इस एसी का जो गर्मी है ना मेरे ही ऊपर गिर रही है, क्योंकि तुम्हारे आगे से एसी बस निकल गई तो उसका जो एग्जॉस्ट बिल्कुल वही ऑटो के ही लेवल पे है। तुम ऑटो में चलना वहाँ मुसीबत है, अगर स्टॉप पे खड़े हो गए तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी अगर एसी बस तुम्हारा। और इतनी गर्मी है, हर घर में एसी है, तो इस वजह से दिल्ली में हीट क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी बहुत बेकार चीज़ है। और वैसे भी कोई अभी दिल्ली में आसपास गया हो तो सांस लेना बहुत मुश्किल है। इट इज़ सो पॉल्यूटेड, इट इज़ सफोकेटिंग। ये गैस चैम्बर है, हम तो जाके 2 साल पहले देख चुके हैं। अब 2 साल पहले ही भी बहुत खराब था, अब और ख़राब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर साल दिल्ली की सड़क पे 7,000 नई गाड़ियाँ आ जाती हैं, खरीद ली जाती हैं। तो दिल्ली का क्या होगा? 7,000 न्यू कार आ जाती है। तो इसलिए अगला ये देखो, फिर ये क्या बता रहा है, वर्कर्स आउटसाइड क्लोज्ड फैक्ट्री थ्रोन आउट ऑफ वर्क, मेनी ऑफ द वर्कर्स एंड अप स्मॉल ट्रेडर्स और डेली वेज लेबरर्स। तो सम माइट फाइंड वर्क इन द इवन स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट। कई बार ऐसा होता है कि एक प्राइवेट कंपनी वर्कर्स को बाहर फेंक देती है, भाई तुम्हारा काम नहीं है, उत्पादन कम हो गया। तो ऐसे वर्कर्स का क्या भविष्य है जो 35 साल की एज में बाहर फेंक दिए गए, 10 साल काम लिया फेंक दिया, फिर वो क्या करेंगे? क्या वो लेबरी का जॉब करेंगे? तो ये भी चीज़ है। अगला पेज देखो, एडवांस कंट्रीज आर रीलोकेटिंग द टॉक्सिक एंड हजार्डियस इंडस्ट्री टू developing countries to take advantage of the weaker laws in these countries. Relocating the toxic, वो क्या करते हैं कि अपने यहाँ का जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो किसी दूसरे देश को बेच देते हैं या वहाँ डंप कर देते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एक होता है विकसित देश, एक विकासशील देश होता है। तो हम लोग जैसे डेवलपिंग है, अमेरिका बोले कि हमारा ये सामान है, क्या हम तुम्हारे आइलैंड में डाल दें, इतना पैसा दे देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या डंप करवा लेना चाहिए अपने आइलैंड में? नहीं, क्योंकि उनका न्यूक्लियर वेस्ट है। न्यूक्लियर वेस्ट से क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर जानते हो, जहाँ पर न्यूक्लियर की रिएक्शंस कराई जाती हैं और उससे, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, एटम बम, ये सब जानते हो ना। एटम बम से बम बनाया जा सकता है, उसी एटम बम की ताकत से बिजली भी बनाई जा सकती है, क्योंकि जो एनर्जी निकलेगी उसी से पानी बॉयल करो और बिजली बनाओ। तो अब लेकिन उसके बाद उस यूरेनियम किस काम में आता है? क्या न्यूक्लियस में काम आता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में? तो उस यूरेनियम का जो वेस्ट है वो इतना टॉक्सिक है कि जहाँ कहीं भी डंप किया जाएगा वहाँ के आसपास के लोगों को 10 तरीके की बीमारियाँ लगेंगी। तो लोग क्या करते हैं ना, डेवलप्ड कंट्रीज वो वेस्ट ले जाके डेवलपिंग नेशंस के आसपास डंप कर देंगे और उसका प्रभाव 80 साल तक रहेगा।
तो ये दिखाया गया, देखो जहाज़ों से वेस्ट डंप किया जा रहा है। क्या ये फेयर डील है कि आप इसे गलत मान रहे हो? तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या दिखाया गया है कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ प्राइवेट कंपनी, कि प्राइवेट कंपनी काम अगर कर रही है तो डंप यार्ड ना बनाए देश को। बात समझ में आ गई कि नहीं? लेट अस कम टू एक्सरसाइजेस। Now, law and social justice exercise solution. चलिए, what are the advantage टू फॉरेन कंपनीज? पहला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, वर्कर्स टेक टॉक टू टू वर्कर्स, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्वेश्चन करो, विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, क्या उनको न्याय मिला है? आप ऐसा क्या सोचते हैं? सो द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी डिड नॉट गेट जस्टिस। सेकंड क्वेश्चन छोड़ दिया। क्यों? सर एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेज टू फॉरेन? What are the advantages of foreign companies in setting up production in India? India provides cheap labor. अगर बाहर की कंपनियां भारत में क्यों आना चाहती है बताओ? अभी हमने तुमसे बताया कि सारी दुनिया अपने टी शर्ट बनवाने के लिए, चाहे जापान हो चाहे चाइना हो, वो बांग्लादेश की ओर सॉरी क्यों भाग रहा है? क्योंकि सर बांग्लादेश में सर कॉटन का सर मतलब ज़्यादा सर वो कंपनी में सर कॉटन की प्रोड्यूस होती है, और सर वहाँ पे सर मतलब लो वेजेस में सर वो वर्कर्स को सर हायर करके। सही बात है, 75 पैसा एक शर्ट का ले रहा है, तो लो वेजेस हैं और चीप वहाँ पर रॉ मटेरियल भी, तो वहाँ से बनी बनाई चीज ले आते हैं लोग। अब देखिए, सो इंडिया प्रोवाइड्स, इसी तरीके से इंडिया में भी है। इन सारे विश्व के जो कंपनियां भारत में ही क्यों लगनी चाहते हैं, सब लगाना क्यों चाहते हैं इंडिया में? जो सॉइल है सर वो ज़्यादा फर्टाइल है, और सर यहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज भी है। उतना अच्छा आंसर नहीं दिया। ज्योति बोलो, यहाँ इंडिया में क्यों लगाना चाहिए? बोलो शौर्य, आप बताओ। तो यहाँ पे टैक्स कम है और चीप लेबर है, और यहाँ चीप लेबर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस यहाँ नैनी की तरह नहीं है कि नैनी तुम्हारे घर में तुमसे ज़्यादा पेमेंट ले जाएगी, कार्ड से आएगी, वैसा नहीं है। तो इंडिया प्रोवाइड्स चीप लेबर, तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, और इसके अलावा जो एडिशनल एक्सपेंसेस, लाइक हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटी, प्रोवाइडेड टू वर्कर, जो वर्कर को दूसरी चीजें भी देनी पड़ेंगी ना, आर ऑफ क्वाइट लो, ये भी बहुत थोड़ी देनी पड़ती है।
सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। जब तुम्हें सब कुछ कम ही कम देना है तो तुम्हारी जो आईफोन बनेगा ना एप्पल का, वो 10,000 बन जाएगा, बेचो 60,000 में दुनिया में। और जबकि तुम वही कैलिफोर्निया दूसरी जगह बनाओगे तो 40,000 तो तुम्हें बनाने में लगता है। तुम्हारे ऑफिस में जो नई काम करने आएगी, पानी देने, वो भी कार से आएगी, तो तुम क्या करोगे? हवाई जहाज से उतरेगी और कार से आएगी। तो इस तरीके से सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसकी वजह से क्या हुआ? सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल समझते हो, कोई भी आइटम, इज वेरी लो। सो मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंपनीज रश टू इंडिया फॉर इंस्टॉलिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। वो जो भी कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां हैं। सो मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंपनीज ये क्या करना चाहती हैं? आर सेटिंग अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडिया, आर सेटिंग अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडिया। और अभी मेक इन इंडिया का भी कॉन्सेप्ट चला है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुम अगर बाहर वाले हो, हमारे यहाँ काम करना चाहते हो, हम तुमको फ्री जमीन दे देंगे, तुम हमारे यहाँ बनाओ और हमारे यहाँ से बेचो। इससे मोदी को क्या फ़ायदा होगा या हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा? मान लो वो यहाँ आके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं, तो हमें क्या फ़ायदा होगा? बोलो बोलो, दिमाग लगाओ, छोटी छोटी बात है, बताती नहीं है, बोलो। हाँ, ये भी ससुर यार भाई, अगर वो लगा लिए और 10,000 नौकरी निकाल दिए तो किसको फ़ायदा है? हमारे यहाँ के लोगों को क्या वर्क नहीं मिलेगा? और हमको फ्री में स्किल भी मिल जाएगी, कल को कंपनी चली जाएगी तो क्या हम उस स्किल से हमारे यहाँ के भी जो लोग हैं इंडियंस लगाएंगे, वही स्किल लेबर वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वर्कर तो हमारे रहेंगे ना, स्किल तो मिल जाएगी ना, मोबाइल बनाने का हमको तरीका तो आ जाएगा। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक, अब ये थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट भोपाल गैस विक्टिम्स गॉट जस्टिस? द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस tragedy are still struggling for justice since 24 years past. समझ में नहीं आती? सर लेकिन सर अभी तो ज़्यादा हो जाएगा, 24 years से सर। और भी ज़्यादा हो जाएगा। So since more than 2 decades लिखो, 2 दशकों से ज़्यादा। वो इतना कोई पूछेगा नहीं, 25 लिख लो, जो बुक कब देखो कब छपी है उसे। सर 2008 में। ये कब हुआ था? भोपाल गैस 1984। 1984 का। देखो जरा, 16 साल वो और 24 साल ये, 40 साल हो गए। ये कितनी पुरानी किताब छपी, दिखाओ। 2008 की है। नहीं ये दिखाओ कब था, 1984 था। सही है, अभी की बात है, हमारे सामने 16 साल ये, 24 40 साल हो गए कि नहीं? सो दैट इज भोपाल गैस विक्टिम, gas tragedy victim have not got justice for 40 years। क्योंकि ये सिंस नहीं लग सकता, सिंस में फिर ईयर लिखना पड़ता नहीं, तो फॉर सिंस ऑफ फॉर 40 years even they have not got due compensation। compensation का क्या मतलब है ध्यान से? मुआवजा। जैसे कोई चीज़ हो गई, किसी का तुमने एक्सीडेंट कर दिया तो उसको पैसा देना पड़ता है कि नहीं? उसको कंपनसेशन कहते हैं कि नहीं? कभी रेल में दुर्घटना हो जाती है तो गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है, तो इनको वो भी नहीं मिल पाया। So government of India represented the people to legally claim compensation। तो government demanded 3 billion। तो गवर्नमेंट ने कहा था भाई हमको 3 अरब दे दो, लेकिन वो जो अमेरिका की कंपनी और जो उसका निवासी था कॉस्पोरो उसका नाम था, तो वो उस कंपनी ने 3 अरब देने की जगह 47 करोड़ ही दिए, तो कंपनी ने कंपनसेशन ही नहीं दी।
तो वो अमेरिका से आएगा तब गवर्नमेंट देगी ना, अपनी जेब से नहीं दे सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिमांडेड, कितने की डिमांड की थी? ठीक है, $3 बिलियन कंपनसेशन। But company has given ठीक है 470 मिलियन, 470 मिलियन। तो कभी भी मिलियन हो बिलियन हो, यहाँ पर नंबर्स में एस नहीं लगाएंगे। 420 रुपीज नहीं लिखते हैं, पैसाज नहीं लिखते हैं, किलोमीटर्स नहीं लिखते हैं, बात समझ आ गई? यूनिट में एस नहीं लगता। अब आगे देखो। सो क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक what do we mean when we speak of law enforcement? Who is responsible for enforcement? Why is enforcement so important? लॉ बनाना निखिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको इन्फोर्समेंट करना, लागू करना। इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी। जैसे कहने दहेज पटाना के लिए कानून है, और कोई दहेज ले रहा है, लेते लेते पुलिस सूंघते सूंघते स्निफ करते आ जाए, तुमने दहेज लिया है ना, ये बोलो ये फ्रिज बाहर कैसे रखा है शादी में, तो तुम कह दो ये पता नहीं कौन रख के गया है, कुछ ठंडा पीने के लिए रख गया। अच्छा, और ये कार कैसी खड़ी है जो बंधी हुई नई, पता नहीं सर ये कोई रख के गया होगा, पार्किंग में है। अच्छा, और ये सब पलंग सोफा, पता नहीं ये सब मालूम नहीं, चलो अंदर। तो ये होता है इन्फोर्समेंट। और अगर आंख बंद कर ले कोई, शादी बारात में हर दूल्हे को ही जेल के अंदर डाल दे जिसने एक भी पैसा लिया, और जो दूल्हा कटोरा लिए खड़ा उसी को छोड़े, जिसके दोनों हाथ में कटोरा बोले यही सही है, इसने दहेज नहीं लिया। और जो बढ़िया लग्जरी कार की चाबी ली है उसको अंदर डाल, तो सही हो जाएगा कि नहीं ना? तो लॉ का इन्फोर्समेंट ज्यादा जरूरी है। दैट इज व्हेन वी speak of law enforcement, we mean the provision of law must be applied to all the sundry without discrimination। तो इसमें enforcement की बात की गई है। तो enforcement का क्या मतलब है जरा देखिए कि क्वेश्चन में क्या किया गया है, क्या पूछा गया है? Speak of law enforced. So law should be enforced, should be applied to all citizens. सभी नागरिकों पर ही अप्लाई होना चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये नहीं कि नेता पे ना हो, सब पे होना चाहिए। गरीब पे हो जाओ, अमीर पे केजरीवाल पकड़े नहीं जा रहे हैं, उनको इतने नोटिस 8 नोटिस है, वो जा ही नहीं रहे जेल में, तो फिर क्या है? क्या सब पे होना चाहिए कि नहीं? जबकि 16-16 लाख का एक पर्दा लगा के बैठे हैं, ठीक है? तो ऑल सिटीजन्स, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट, बिना किसी भेदभाव के। एंड इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट की तो 3 है, दैट इज आप जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और ये सब एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट के 3 पिलर्स हैं, तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इस काम को किसे करना है? हमें आपको नहीं करना है, गवर्नमेंट को। और इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। Now, okay. अब जरा देखें,
शायद मेरी शादी का ख्याल। अगर बना लिया है हॉलीडे तो देखो, अगर फिर उसके बाद क्या होगा ना, कोई कहे कि भाई गवर्नमेंट एंड दैट इज वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स मस्ट बी प्रोटेक्ट। सबके हितों की रक्षा हो, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए ना। प्रोड्यूसर के लिए भी ये तुमने एमएसपी की बात कही, अभी बताई कि नहीं एमएसपी की मयंक ने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उनकी भी है। कंज्यूमर के लिए एक सपोर्ट फोरम है, और वर्कर्स के लिए भी बहुत सारे लॉज हैं। सब किन तीन लोगों के हितों की रक्षा होना चाहिए? दैट इज राइट्स ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। इन सब की रक्षा होनी चाहिए। अब जरा देखिए, और क्या है? इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अवर इन्वायरमेंट। ये ना हो कि लोग अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं और पूरा जितना मर्जी माइनिंग किए जा रहे हैं, बोले ठीक है हमने सबके हितों की सुरक्षा कर ली है। अच्छा प्रोड्यूसर्स तुम जितना मर्जी निकालो, तुम्हारे हित तो ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो, एनवायरनमेंट को देख रहे हो तो एनवायरनमेंट की भी सुरक्षा होना चाहिए। तो ऐसे लॉ बनाओ कि सबका फायदा ही मत देखो। द लॉ शुड बी इन्फोर्स इन सच ए मैनर दैट इट इज सस्टेनेबल। ये लंबा चले, ये नहीं कि आज सबका फायदा हो जाए, कल बैठ गए धूल की आंधी उड़ रही है अमेरिका की तरह। So law should be made and enforced in such a manner that it protects our environment. गुड बात समझ में आई कि नहीं? एक्सप्लॉइट ना हो, ये नहीं कि लैंडस्लाइड हो रही है तुम वहां से खनन कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो। So that is, law should be enforced in such a manner। दिव्यांशी सेंटेंस पूरा करो। अर्पित बोलो निखिल। दैट, हाँ बोलो। protect the environment. तुमसे सरल ही पूछेंगे दिव्यांशी, तुम बेकार में इतना सोच रही थी, तुम कठिन सोच बैठी थी। कहीं ये तो नहीं सोच बैठी कि रविंद्रनाथ टैगोर की कविता गीतांजलि पूछ रहा है, यही सोच रही थी ना? हमें पता चल गया, सोची थी गीतांजलि तो याद करके नहीं आए, सर ने गीतांजलि पूछ ली। अब देखो, next question is, how can law ensure the market work in a manner that it is fair? Give two examples to support your answer. ये important question है कि कैसे ठीक है law can ensure that market work in a manner that it is fair by ensuring the enforcement of law in letter and in spirit। जो इन्फोर्समेंट है वो लेटर में भी होना चाहिए, लिखित तौर पर, इन रिटर्न में भी होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि लोगों को मोटिवेट भी करना चाहिए। ये नहीं है कि बेईमानी करोगे तो जेल हो जाएगी, लेकिन बेईमानी करोगे तो ये इससे तरक्की होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को मोटिवेट करो, अलग स्लोगन की बेईमानी गलत चीज़ है, इस तरीके से। इन स्पिरिट, लोगों में भावना होनी चाहिए देशभक्ति की। ये नहीं कि जो 1 किलो का बाट है नीचे से काट दिया वो 500 ग्राम का ही लग रहा है, ऊपर से 1 kg का है और नीचे से पूरा लोहा हटा दिया और उठाने में बड़ा हल्का लग रहा है,
और 1 किलो आम लेके आए, पता चला आधा आम काट के दे दिया, बोले एक भी नहीं दिया, आधा दिया है। तो बेईमानी कर रहा है। बोलेगा जेल होगी तो होगी, जब देखेंगे जेल वाला आएगा, ऐसा नहीं है। सो लॉ शुड बी रिटन इन ए रिटन मैनर एंड ऑल्सो इन स्पिरिट। लोगों में वेल मोटिवेटेड होना चाहिए दैट दे आर नॉट डूइंग। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जरा पढ़ो कि हाउ कैन लॉ इंश्योर दैट मार्केट्स वर्क इन ए मैनर दैट इट इज फेयर। तो इसको एग्जांपल से बताना है। जरा देखिए कि लॉ शुड बी एनफोर्स्ड in written and it should motivate, people should be motivated to do correct thing, to use correct method। देखो दो चीज है, अगर मान लीजिए नकली खोआ बनाने वाली कंपनी, खोया जानते हैं, दूध से खोया बनता है, गाढ़ा करके बनता है, में बर्फी बनाई जाती है। अगर नकली मावा बना रहे हैं और उसके लिए उसने सैंपल लिया और वो पकड़ लिया नकली बनाने वाली, वो चीज़ अच्छी है कि वो माइक से लेके बोले कि नकली बनाने वाला नहीं करना चाहिए, इससे लोगों का जीवन खराब होता है, इसलिए मिठाई वालों को चाहिए। अगर ऐसे माइक लेके बोले तो लोगों में स्पिरिट भी आएगी कि ये सही काम नहीं है, लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं। दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि लोग गलत काम ना करें, ठीक से चलें, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। तो दो चीज़ें हो सकती हैं। मान लीजिए अगर पहला चीज़, अब दो इंस्टेंट कहे गए हैं कि अगर मान लीजिए प्याज की खेती हो गई, अगर प्याज की कम खेती हुई और उसमें अमीर लोगों ने वो सब प्याज अपने गोडाउन में भर ली, तो क्या होगा बताओ। प्याज की एक कम खेती हुई क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई तो प्याज सड़ गई और सारा ओनियन उन्होंने अपने गोडाउन से भर लिया 100 बोरी, तो उससे क्या होगा बताइए आयशा, बोलो। प्याज के दाम बढ़ जाएंगे। ऐसे में वे लोग जो जमाखोर हैं या ब्लैक मार्केटिंग वाले, वो क्या करेंगे, तो उसको बेच के फिर तब बेचेंगे। उन्होंने 10 रुपये में शुरू में तो ले लिया, लेकिन उनको मालूम था ये बहुत बढ़ जाएंगे, 100 रुपये हो जाएंगे, तो 10 रुपये में खरीद के 2 महीने बाद 100 में बेच दिया, 10 गुना हो गया उनके पास पैसा। तो यही ब्लैक मार्केटिंग है। पिक्चर बहुत चलने वाली है अमिताभ बच्चन की, तो तुमने सारी टिकट खरीद ली एक ब्लैक मार्केटिंग वालों ने, और बाद में जब लोगों ने कहा अरे ये तो पिक्चर मुझे देखनी थी, ये तो पहला दिन तो अरे मैं नहीं देखूंगा तो मर जाऊंगा, क्या करूँ। अच्छा तुम्हें जरूरी है, लो 7,000 अभी देखो, लो तुमने मेरी जान बचा ली, कितना अच्छे हो ये समझ आए कि नहीं। तो ये ब्लैक मार्केटिंग होता है। पहले हम लोग जब भी जाते थे टिकट लेने, ब्लैक में ही टिकट मिलती थी, क्योंकि कोई एक टिकट 700 रुपये, मतलब 700 की नहीं 100 रुपये की देता था पहले के ज़माने में। अभी तो वो कई गुना हो गया, अब तो PVR की रेट ही 600-1000 रुपये की टिकट है दिल्ली में। तो आप समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पर पहली चीज़ क्या है कि लॉ अगेंस्ट ब्लैक मार्केटिंग मस्ट बी इंश्योर्ड। तो लॉ अगेंस्ट ब्लैक मार्केटिंग, इसे काला बाजारी कहते हैं, मस्ट बी इंश्योर्ड एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इज टू बी गिवन हु इज डूइंग इट। जो काला बाजारी करता है उसको क्या करना चाहिए, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, कठोर दंड देना चाहिए। एंड हु एवर इज फाउंड गिल्टी, जो अपराधी पाया जाए उसके खिलाफ क्या करना चाहिए। एक तो देश में अनाज कम हुआ, ऐसे में तुम जमाखोरी कर रहे हो, ठीक है, इज गिवन, ठीक है, इस हार्ड पनिशमेंट। ऐसा करने के वालों के खिलाफ ऐसा करना चाहिए। अब दूसरा लॉ, नॉट ए सिंगल चाइल्ड मस्ट बी अलाउड टू वर्क इन शॉप। कभी तुमने देखा है जस्मिता कहीं पर कोई बच्चा काम कर रहा हो या सामान या सौदा दे रहा हो,
ऐसा कहीं कहीं होता है, जैसे किसी किसी छोटे मोटे दुकान में यही चाय वाला है, उसी में एक लड़का चाय बेचता है, थोड़ी दूर पे जाओगे अब भी जाना है तो देखने कंडे वाला है, उसका एक छोटा लड़का काम करता है। तो ये चीज़ ठीक नहीं, उसकी पढ़ने की एज है और लोग उसको बोलते हैं वे इधर आ चाय ला, वो बेचारा अभी जो पढ़ने की एज उसमें चाय ला रहा है, उसकी क्या लाइफ होगी और वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा। सो द पर्सन whoever is involved in child labor is to be given harsh punishment ना। तो चाइल्ड लेबर को हमें क्या करना चाहिए, चाइल्ड लेबर मस्ट बी एनफोर्स्ड। देखो उससे इन्फोर्स करना होगा। अभी जैसे निखिल है, पढ़ाई करके जाते हैं, मम्मी कहती है बेटा ये लो तुम्हारे लिए जूस है और ये कुछ चिलगोजे खा लो, तो चिलगोजे खा के जूस पी लेते हैं। अभी इनकी ग्रोथ करने की एज है। अब मान लो ये घर पहुंचे, पापा कहें क्या पढ़ाई लिखाई करते हो, चलो ये कुदाल उठाओ, चलो ये लेबरी करो, खोदो, इसको 8 घंटे खोदो, तुमको 100 रुपये मिलेंगे। तो बोलो तब इनका नरिशमेंट होगा कि ये पढ़ें लिखें, जूस पिए, चिलगोजे खाएं, तब इनका नरिशमेंट होगा। तो अभी इनकी ग्रोथ की उम्र है, अभी इनसे लेबरी लेने लग जाओ तो ये कभी देश के काम आ सकेंगे। तो इस तरीके से देयर शुड बी चाइल्ड लेबर एक्ट बनना भी चाहिए एंड इट शुड बी प्रोमलगेटेड, उसको इन्फोर्स भी करना चाहिए। एंड हूएवर वायलेट्स इट इज टू बी गिवन हार्श पनिशमेंट, जो इसका उल्लंघन करता है उससे कठोरतम दंड दिया जाए। होगा कि नहीं? तो लेबर एक्ट मस्ट बी इन्फोर्स्ड एंड whoever violates it must be given harsh punishment, इसको कठिन हार्ड पनिशमेंट। मान लीजिए जैसे स्वीडन में क्या होता है कि अंगूर को पैर से कुचल कुचल के शराब बनाई जाती है। तो मतलब ऐसा ही तरीका है, क्योंकि उसके डंठल में वो बैक्टीरिया रहते हैं जो उसकी पिटियोल है ना, तो जब उसको कुचलेंगे तो उससे क्या होता है, तो टमाटर का या भी केचप है तो वो पैर से कुचला जाता है। ऐसे में अगर मान लीजिए सृष्टि नृत्य कर रही है, इनसे कह रहे तुम्हारे पैर के नीचे थोड़े अंगूर रख दिए हैं तो चाइल्ड लेबर भी कर लो, इसको कुचलो, तो इनका नृत्य भूल जाएगा, ही कुछ चलती रहेगी पूरी जिंदगी। बात समझ आई? तो सोचो कि अच्छा तुम चाइल्ड लेबर करने ये स्कूल जा रहे हो, ये 4 बोरे भी पहुंचा देना, तो बच्चा बोरा पहुंचाएगा कि पढ़ाई करेगा? बोलो, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उसके पढ़ाई के साथ कह दो कि अंगूर भी कुचल लो, तो वो तो एक लेबर बन के रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? तो इस तरीके से चाइल्ड लेबर के लिए हमें क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। स्वीडन का वो टमाटर वाला देखा है जिसमें वो पैर से कुचलते हैं, पूरा देश इतने टमाटर हो जाते हैं, पूरा सड़क टमाटर से लाल जाता है और सब खेलते हैं, पैरों से कुचलते हैं। टोमेटो फेस्टिवल। अब देखिए, नाउ imagine yourself to be working in a chemical factory which has received orders from the government to move a different site 100 km away from the present location. Write about how your life will change. Read out responses in classroom. अगर तुम अभी एक वर्कर हो और किसी वर्किंग फैक्ट्री में काम कर रहे हो और उससे ये कहा जाए फैक्ट्री से 100 किलोमीटर दूर चली जाओ, तुम यहाँ सिटी में मत ऑपरेट करो, लोगों की नींद खराब होती है शोर शराबे से, तो ऐसे में उस वर्कर की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ये आने वाला नहीं है। तो इससे क्या होगा बोलो? ये क्वेश्चन है क्या बुक में? राइट ए पैराग्राफ, ये कटा हुआ है। राइट ए पैराग्राफ ऑन वेरियस रोल्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू हैव रेड अबाउट इन दिस यूनिट। तो क्या बहुत सा होता है, ये है क्या? चलो ठीक है, मतलब गवर्नमेंट रोल के बारे में देखो। सो कॉमन मैन इज एक्सप्लॉइटेड इन मोस्ट सोसाइटीज व्हेन इट हैपेंस
It is duty of government to ensure that social justice is given to all. सबसे ज़्यादा कॉमन मैन पिसता है, तो कॉमन मैन जिसके पास कोई पावर नहीं है तो उसको हर जगह क्यों लगानी पड़ेगी। और तो गवर्नमेंट हैज़ पास्ड मैनी लॉ, और उसने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट निकाले हैं 1936 का, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑन बोनस एक्ट, तो ये सारी चीज़ें की गई। देखो कॉमन मैन सफर्स ए लॉट। अच्छा, अगर तुम जहरीली मिठाई खा के जस्मिता बीमार हो गई हो तो इसमें किस चीज की गलती है? पलक बताओ। करेक्ट, आप बताओ। सर जो मिठाई बनाया। करेक्ट, ये सही बता दिया। लॉ इन्फोर्स नहीं हो पाया, इसी की तो गलती है। इतनी बड़ी बात है कि अगर सही तरीके से लॉ इन्फोर्स होता तो क्या कोई जहरीली मिठाई बनाता नकली, तुरंत पकड़ा जाता। तो लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ी? क्या लॉ नहीं है? लॉ तो 48 में ही बन गया था कि जहरीला कोई नकली ना बनाए, लेकिन वो इन्फोर्स ही नहीं हुआ प्रॉपरली। ये चीज़ इन्होंने पकड़ ली कि वो लॉ इन्फोर्स ही नहीं हुआ, लागू ही नहीं हो पाया। तो कॉमन मैन अगर तुमसे कोई घूस मांग रहा है तो किसकी गलती है? जो लॉ है वो अमल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि लॉ बना नहीं है, लॉ तो जब हमारा संविधान बना तभी तक भ्रष्टाचार ना करो, लेकिन लोग घूस मांग रहे हैं कि नहीं, काला बाजारी कर रहे हैं कि नहीं, तो ये किस वजह से हो रहा है? लॉ तो है लेकिन क्या वो सोशल जस्टिस दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ तुम सफ़र करते हो, ठीक है कि नहीं, तो कॉमन ये चाय पीने गए और उसने दे दिया, बोला टूटे हुंडे में दे दिया, वो नीचे से टपक रहा है, बोला मेरी पैंट खराब हो गई, बोला ये टूटे ही हुंडे में मिलेगी निखिल तुमको और किसी में नहीं मिलेगी। तो ये क्यों है? उसकी हिम्मत कैसे बढ़ी? क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट थी। अब जरा देखो ना, इसमें क्या हुआ? गवर्नमेंट हैज पास वेरियस लॉज, तो कॉमन मैन सफर्स ए लॉट ड्यू टू नॉन इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज। किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? ड्यू टू lack of enforcement of laws। अब कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं जरा देखिए। सारे एक्ट तो गवर्नमेंट ने बना दिए हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हैज मेड क्या तुमको मालूम है कि अगर किसी किराएदार ने 5 दिन किराया नहीं दिया है तो वहाँ फ़ोन करो अमेरिका में, वहाँ उनकी गाड़ी आती, सामान लेके बाहर फेंक देगी, जाओ। 5 ही दिन किराया नहीं दिया बस। इतने स्ट्रिक्ट लॉ है, कुछ किसी को इनकन्वीनियंस नहीं है। सफ़र का यहाँ किराएदार महीनों नहीं दे, अभी नीचे पूजा स्वीट गया 13 लाख रुपए लेके गया, किराया भी नहीं दिया, 13 लाख रुपए ले गया। मकान मालिक सफ़र का पूजा स्वीट पहले देखे हो ना यहाँ थी, तो उसने 13 लाख रुपये बोला हम खाली नहीं करेंगे, पैसा दो तो किराया भी नहीं दे रहा। अब इतनी बात हो गई। और कौन सा एक्ट बनाया? 1936। दूसरा कौन सा बनाया? मिनिमम वेजेस एक्ट बना दिया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। और इसके बाद की वेजेस ये किस लिए बनाया बताओ? बेगार को रोकने के लिए। पेमेंट ऑफ वेजेस। पहले क्या होता था कि तुम्हारे पापा हमारे यहाँ गुलामी करते थे, अब चलो तुम गुलामी करो, पैसा नहीं देंगे, 4 दिन में एक बार खाना मिलेगा जिंदा रखने के लिए। ये पहले होता था बेगार का काम। बेगार का मतलब कि पगार नहीं दिया, बेगार। पापा ने गुलामी की और तुम गुलामी करो और तुम्हारे बच्चे और पोते भी करेंगे, ये बेगार। तो उसके लिए पेमेंट ऑफ वेजेस, काम किया, काम के बदले पैसा। और फिर दूसरा एक्ट क्या बनाया बताओ? मिनिमम वेजेस एक्ट। पहले तो पैसा दो और फिर क्या बनाया? इतना पैसा दो। तो मिनिमम वेजेस एक्ट कब बना बताओ? 1948 में मिनिमम वेजेस एक्ट
1948। फिर उसके बाद क्या बना? 1965 में क्या हुआ? अब तुमने उसको पैसा दिया, इतना पैसा दिया, बोनस दो, बोनस है 1965, पेमेंट ऑफ बोनस है। तो धीरे धीरे बढ़ाती गई गवर्नमेंट। और 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट बना कि तुम मजदूर को अनहाइजेनिक कंडीशन में नहीं रख सकते हो। उसके लिए डॉर्मेट्री जानते हो कि एक ही कमरे में बोल दिया इसी में 100 मजदूर सोएं। तुम लोग वो दुबई की खबर सुनते रहते हो ना कि वहाँ पे बेसमेंट पे सुलाते हैं, और बेसमेंट पे सुलाते हैं, वहाँ ठीक से ऑक्सीजन भी नहीं, 200 मजदूर एक साथ मर जाते हैं। और फिर बोला जाता है यहाँ के लोगों को फ़ोन करके, तुमको अपने पति की लाश चाहिए कि 40 लाख रुपया? रुपया दे दो, लाश का क्या करेंगे? तो यहाँ के लोग, मुसलमान के बच्चे होते हैं तो वो लोग रुपए ले लेते हैं, लाश वहीं रह जाती है, दफन कर देते हैं। और वहाँ अनहाइजीनिक कंडीशन में बड़ी मुश्किल से वो रो रो के बिताते हैं, क्योंकि रहने की कोई सुविधा नहीं है वहाँ। काम लिया, समझ आई बात कि नहीं? तो ना उसके लिए कौन सा एक्ट बना बताइए? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 as made by government for health and working condition of वर्कर्स के लिए ये एक्ट बन गया। तो ये सब गवर्नमेंट करती है। अगला देखिए, What are the sources of environmental pollution in your area? ये नहीं आएगा। How are the environment treated earlier? What has been the change in perception? So पहले environment में क्या किया जाता था और अब कैसे बदलाव आया है? And एक environment act भी बना है, वो अभी अभी बना है 1986, is also made by government. Next is last, लिखा है लक्षिता जी माता, लिखा है तो दो। How was environment treated earlier? ठीक है, कैसे किया जाता है? चलो, किसी ने लिखा है? किसके में बोलो? देखो क्वेश्चन नंबर 9, एनवायरमेंट वाज ट्रीटेड एज ए फ्री एंटिटी टू ऑल इंडस्ट्रीज। Industries can exploit environment or pollute environment as much as they want. जितना मर्जी धुआं निकाल दो। अब क्या करना पड़ता है, जो उनको जो फैक्ट्री में जब वो धुआं निकालते हैं तो उनको वहाँ पे प्रेसिपिटेटर रखना पड़ता है इस पर। तो वो स्मोक प्रेसिपिटेटर यहाँ लगा रहता है कि इससे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ना निकले, इसी में लगाना पड़ता है। वो एक गेज आता है। तुमको मालूम नहीं है, जो तुम्हारे बाइक के पीछे भी एक साइलेंसर लगता है, वही यहाँ लगाना पड़ता है, जिससे कि वातावरण में ना जाए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले द फैक्ट्रीज कैन पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। कब से पहले बताओ? 86 से पहले। सो अर्लियर देयर वाज नो लॉ regarding environment protection. So industries may pollute environment, pollute air, water, soil, कुछ भी कर सकते थे। Pollute as much as they need for their
मैक्सिमम बेनिफिट कहेंगे यहाँ से वहाँ तक पाइप लगाएंगे तो इतना खर्चा आएगा, यहीं डालो पानी में, पाइप का क्यों खर्चा दें। वो अपने बेनिफिट के लिए ऐसा करती थी, नहीं तो पाइप सही तरीके से लगाएं तो ड्रेनेज तक ना पहुँचा दें। सो एज फॉर देयर मैक्सिमम बेनिफिट, तो वो ऐसा करती थी। बट आफ्टर, लेकिन क्या हुआ, बट अब वही लॉ फिर से लिख दो, इन्वायरमेंट दैट (1986) there was a regular check on the smoke emission, quality of smoke, water drainage system, noise pollution, all। इन सभी कितने डेसिबल आवाज आ रही, तुम्हारी मशीन ज्यादा आवाज क्यों कर रही। So there is quality control check। स्मोक की क्वालिटी, दैट इज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन लेवल इन स्मोक, वाटर ड्रेनेज सिस्टम तुम्हारा देखा जाएगा, नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल, 80 डेसिबल से ज्यादा आवाज नहीं कर सकते हो। इस चेक एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इज गिवन, अगर आपने इसे ठीक से नहीं किया तो इसके लिए आपको सजा दी जाएगी। अंतिम चित्र में आप क्या देख रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक द फेमस कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण इज ट्राइंग टू कन्वे, हाउ डू यू रिलेट इट टू द 2016 लॉ दैट यू रेड। तो उसमें क्या दिखाया गया है, क्रूएल बर्डनिंग किड्स लाइक दिस। क्या ये जो बच्चा इतना बड़ा बैग ले जा रहा है, तुम्हारी दृष्टि में ये चाइल्ड लेबर है या नहीं है? इतना ही रखिए।